आदरणीय, सम्मानित और पूजनीय मंच, नहीं ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? उपस्थित युवा मित्र, सर्वप्रथम आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रमोद जी ने जब इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो सुनकर भी अच्छा लगा और अनायास इच्छा जगी कि इस कार्यक्रम में रहना चाहिए। और आप सबकी तैयारी को देखकर तो लगता है कि आप सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत इस कार्यक्रम के लिए की है। आपने ड्रेसअप उस तरह से किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जंजी ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती है। मैं हमारे प्रधानमंत्री को देख रहा था कि जिस तरह से वो कपड़े पहन के आए हैं, और हमारे गृह मंत्री का तो नाम भी अमित है। आपका एक वीडियो एसआरआरओ ने बनाया था और मुझे भेजा, तो इसलिए जो सत्ता पक्ष है उसका विरोध होने वाला है। विपक्ष के जो नेता हमारे बैठे हैं, मैंने उनका वीडियो देखा और उन्हें वहां भी चढ़ाई हुई है ऊपर इस सर्दी में, तो वो तैयार हैं। शुभकामनाएं आपको भी, एक अच्छी बहस हो। अभी संजय मयूख जी ने राजनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब हम चद्दर और पोस्टर बैनर ढोने वाले नेताओं की शायद ये आखिरी पीढ़ी है और योग्यता बची है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, वो कही सेवा भाव। सेवा भाव सबसे जरूरी है, चाहे वो राजनीति है, समाज है, जीवन है, वो मूल है। आप नेता बने, राजनेता बने, लेकिन अगर सेवा भाव नहीं है, और राजनीति करती क्या है उसे मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। स्वामी विशालानंद जी ने अभी एक पॉलिसी की बात की थी, और पॉलिसी आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आएगी। मैं आपसे दो शब्द पूछता हूं, आप सबने सुने होंगे। एक शब्द सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉट। कोई बता सकता है एस्ट्रोनॉट क्या होता है? स्पेस में जाते हैं। और कॉस्मोनॉट क्या होता है? अच्छा, तो माने ये है कि जो एस्ट्रोनॉट है और जो कॉस्मोनॉट है वो दोनों एक ही शब्द है, एक ही मायने हैं, लेकिन ईगो की लड़ाई में लोगों ने अपने अपने नाम दिए। करीब 590-596 के आसपास एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट सो कॉल्ड मिला के अभी तक स्पेस में गए हैं सारे। जब वो वापस आए तो उनके ऊपर एक रिसर्च हुई, और वो रिसर्च ये हुई कि उनके जीवन में बदलाव क्या आया। उस रिसर्च में पाया गया कि जो भी स्पेस में गया और वापस आया, उनके बीच में सेवा भाव बढ़ गया। उन्होंने दान ज्यादा शुरू कर दिया, सोसाइटी को वापस देना ज्यादा शुरू कर दिया। क्या कारण उसका रहा होगा? एक कारण जो समझ में आता है वो कारण है कि उन्होंने बिग पिक्चर, जिसे हम कहते हैं, बड़ी पिक्चर एक देख ली, और वो देख के समझ में आया कि ये सत्यता है, हम एक चींटी के बराबर हैं। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स या पॉलिसी जो स्वामी जी आपको इंगित कर रहे थे, वो यही करती है कि आपको बिग पिक्चर दिखाने की कोशिश करती है कि आप जिस देश में हैं, आप जिस समाज में हैं, उसकी क्या बिग पिक्चर है, क्या बड़ी एक चित्र बनता है, उस चित्र में आपका योगदान कैसे हो, वो सिखाने की कोशिश, वो सिखाने का माध्यम पॉलिटिक्स है। और इसे पॉजिटिवली लिया जाए, ये पॉजिटिविटी का नाम पॉलिटिक्स है। अब सेवा भाव के आगे क्या आता है? कहते हैं कि पुराना समय था, हालांकि स्वामी जी और प्रदीप भैया जी बैठे हैं, इस विषय पे मेरा बात करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना, क्योंकि छोटा हूं और अधिकारों का थोड़ा सा दुरुपयोग ही कहूंगा, कर लेना चाह रहा हूं। कहते हैं कि दो
व्यक्ति कहें या संत कहें किसी जंगल से गुजरते थे, आमने सामने आ गए तो परिचय हुआ, एक से पूछा कि आप कौन, कहते हैं कि हम संत हैं। दूसरे ने कहा कि आप कौन, कह रहे हम भी संत हैं। तो कहा कि आप संत की क्या परिभाषा करते हैं। उन्होंने कहा कि मिल जाए तो खा लें और ना मिले तो संतोष करें। तो दूसरे महाशय ने कहा कि ये परिभाषा तो फिर कुत्ते की भी है कि मिल गया तो खा लिया और ना मिला तो संतोष किया। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या परिभाषा करते हैं। कहा कि मिल जाए तो बांट के खाए और ना मिले तो नाच के उस प्रभु का धन्यवाद दिए कि आज उपवास करने का मौका मिला। ये संतता और ये भाव जब एक राजनीतिज्ञ में या एक जब सामाजिक व्यक्ति में आता है तो वो संत की उपाधि प्राप्त कर लेता है, वो संत बन जाता है। और ऐसी अपेक्षा आप सब से है कि आप सब वो प्राप्त कर पाएंगे, आप सब उसकी तरफ बढ़ेंगे। एक जीवन जीने का माध्यम पॉलिटिक्स नहीं है। जब आप 5 साल, जैसा स्वामी जी ने कहा कि आप शायद कोशिश करें राजनीति में जाने की, ये 2 बातें आप ध्यान रखें कि मिले तो बांटे और ना मिले तो धन्यवाद दिए उस प्रभु का कि आज हमें उपवास करने का मौका दिया। समय की सीमा है, इसलिए कुछ बातें मैं आप सबको कह देना चाहूंगा कि जो आपको ध्यान रख लेने जैसी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। और किस प्रकार से निर्णय एक नेता को लेना चाहिए वो गीता में सीखने को मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो 18 अध्याय तक उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, पढ़ाया और सैकड़ों श्लोक उन्हें बताए और बताने के बाद सब समझाया। 18वें अध्याय का एक श्लोक है जो कहता है कि इतीत ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यात्तरम मया विमर्श एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इसका मतलब है कि इतीत ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यात्तरम मया, कि जो गूढ़ से गूढ़ ज्ञान है जो मेरे पास था मैंने आपको दिया। विमर्श एतद अशेषेण, अब कुछ भी शेष नहीं रहा, अब इस पर आप विमर्श करो और यथा इच्छसी तथा कुरु, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय थोपना नहीं है, ये कंसल्टेटिव पॉलिटिक्स है, ये कंसल्टेटिव राजनीति है, ये एक नेतृत्वशील व्यक्ति का गुण है। ये नेतृत्व की पहली और आखिरी शर्त है कि आपको निर्णय थोपना नहीं है, कंसल्टेटिव अप्रोच से लेके आना है। कुछ बातें मैं आपको अंत में कह देना चाहूंगा। जीवन मुश्किल है अभी और एक जंग है, स्वामी जी ने बताया। कुछ चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, 5-6 बिंदु कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उम्र भर आपको सीखना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए और अपनी इस ज्ञान की क्षमता को बढ़ाते रहिए। जो एक विषय आता था कि जंजी है और जंजी के पास इंफॉर्मेशन बहुत है। अगर आप देखें कि इंडस्ट्री 1.0 आया था, 2.0, 3.0, 4.0 और अब 5.0 की बात होने लगी है। इंडस्ट्री 1.0 लगभग 150 साल तक चला। 2.0 उससे और कम साल, 10-15 साल में 2.0 15-20 साल में खत्म हुआ। 3.0 उससे भी कम था, 10 साल था। 4.0 की बातें होने लगी थी। ये जब 4.0 के तो 4-5 साल बाद ही अब 5.0 की बातें हो गई है, कंसेप्ट आ गए हैं। और जो AI, मशीन लर्निंग और इस सब का हम उपयोग करते थे, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या सबने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री 5.0 में ह्यूमन सेंट्रिक बातों की हम बात कर रहे हैं। इसलिए डाटा कितने जल्दी आपके पास पहुंच रहा है, इंफॉर्मेशन कितने जल्दी बढ़ रही है, उसका आपको ध्यान देना होगा। और ये जो लर्निंग आपकी है, जो स्कूल में कॉलेजेस में ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म नहीं होगी। उम्र भर आपको अपडेट करना पड़ेगा। और ये एक तरह से आपको
ज़्यादा काम होगा आपकी पिछली जनरेशन के मुकाबले, तो इसलिए आपको ज़्यादा तैयार होने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्ड योर इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। हम IQ की बात करते थे, लेकिन अब जो इंडस्ट्री 5.0 है वो EQ की बात कर रही है, सोशल वैल्यूज़ की बात कर रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है। आप रोबोट्स, AI इन सब का उपयोग करेंगे इंडस्ट्री 5.0 में, लेकिन जो सेंटर होगा वो ह्यूमन होगा। ह्यूमन होगा तो उसकी EQ होनी चाहिए, इसलिए उस पर आप काम कीजिए। व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखें, समता मूलक समाज हो, इस बात की तरफ आप ध्यान दें। ये एक बड़ा गुण होगा आने वाले लीडर्स में, आने वाले नेताओं में, जो समाज देखेगा। और एक जो थर्ड आई जिसकी संजय जी बात कर रहे थे, वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया आपको देख रही है, वो प्रतिपादित होगी कि आपने EQ को किस तरह से अपने जीवन में धारण किया है। तीसरा जो आपके सबके लिए जरूरी है, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांडिंग। और उसका सबसे बड़ा माध्यम आज की डेट में आपके पास है सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप अपने ही सोशल मीडिया अपने दोस्तों को देखोगे कि उस पर कुछ भी आप डाल रहे हो, किसी भी तरह का कंटेंट आप उस पर चला रहे हो कि आप तो बच्चे हो, लेकिन सदा तो बच्चे नहीं रहोगे। और आपने जो डाला इंटरनेट पे वो डिलीट नहीं होता। आप डिलीट कर दो पर वो होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिलेगा। और लीडरशिप में या स्टेटमैनशिप में एक फ़र्क होता है कि आपने आज जो कहा वही आप कर रहे हो और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। इसलिए आप जब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, जब आप पर्सनल चीज़ें आप इंटरनेट पे डाल रहे हो, तो बहुत ध्यान देकर ये समझे कि आप क्या लिख रहे हो, वो आपके साथ उम्र भर रहने वाला है, वो जाएगा नहीं। चौथा जो मैं आपको एक बिंदु बताना चाहूँगा कि आप भले ही आप लॉ के छात्र हैं या किसी के भी छात्र हैं, फाइनेंस पढ़िए। फाइनेंस लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अगले 15-20 साल में जो भारत में आएगा और जो इस तरह से स्टॉक मार्केट जा रहा है, पैसा भी ज़रूरत है। धन अगर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आप कर नहीं पाओगे, ये चला नहीं पाओगे, उसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी आप सभी को आनी चाहिए। पांचवा एक है कि थोड़ा स्ट्रेटजिक अप्रोच रखें। जीवन में सबको सब तरह के लोग नहीं मिलेंगे, और स्ट्रेटजी माने क्या, सीधे भाषाओं में आपने अगर कोई कवि सम्मेलन देखा होगा तो कवि इस बात को बड़े अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि स्ट्रेटजी इज लाइक टाइपराइटर। आप कहीं भी मारे असर वहीं होता है जहां होना है। कीबोर्ड में ऐसा नहीं है, लेकिन आप सबने शायद टाइपराइटर देखा भी ना हो। अगर देखा होगा तो आप टाइप यहाँ करते, एक डंडा निकलता है और जाके वहाँ लगता है। तो यही स्ट्रेटजी है। एक छोटी कहानी, मेरे पास 5 मिनट है क्या? मैं एक छोटी कहानी में आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। कहते हैं कोई पुराना नगर था। उस पुराने नगर में कोई बहुत ही कंजूस, मक्खी चूस कोई व्यक्ति रहता था, और इतना कंजूस था कि अगर मांगने वाला कोई उसके द्वार पर आ जाए तो पड़ोसी समझ जाते थे कि कोई नया भिखारी है, जानता नहीं है अभी, इसलिए अपना समय बर्बाद करने इसकी दुकान पे गया है। इतना कंजूस था तो दान तो देता ही नहीं था होगा, ये आप समझ सकते हो। एक पैसा दान नहीं देता था। जो गिरजाघर था, मंदिर था, जाता भी नहीं था ऐसी जगह। तो एक दिन, मान लेते हैं मंदिर, एक दिन मंदिर के किसी पुजारी ने देखा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना कंजूस है मंदिर की तरफ आ रहा है। तो उसने सोचा देखो अब मंदिर आ रहा है तो कुछ समस्या होगी, तो आज इससे मौका है, कुछ दान जरूर करवाया जाएगा। तो वो आए, कहने बताओ क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी पत्नी बीमार है। अब वो बीमार है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा और खर्च होगा तो पैसा लगेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मर जाए, आप ऐसी प्रार्थना कर दो कि वो मर जाए। तो उन्होंने कहा देखो भाई
कर देंगे प्रार्थना तो, पर दान क्या दोगे? तो उन्होंने कहा देखो दान का क्या है जी, ले लेंगे 25 पैसे 4 आने। तो कहा, पुजारी को लगा कि ये तो इतने नीचे से बिड शुरू कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है कराने का। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसी प्रार्थना नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा नहीं देखो जी ऐसा मत करो, आप 1 रुपया ले लेना। तो पंडित जी को लगा ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ऐसा कोई विधान तो नहीं है लेकिन एक तरीका है। शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मंदिर में, गिरजाघर में कहीं कोई दान देने का वादा करे और ना दे तो दंड स्वरूप उसकी पत्नी मर जाती है। तो तुम वादा कर दो, देना तो तुम्हें है ही नहीं, तो पत्नी मर जाएगी। कहाँ फिर ठीक है, कहता फिर बोल दो। कहता फिर दे देंगे 100 रुपये। कहता अरे भैया देना ही नहीं है तो बोलो तो जरा अच्छी राशि बोलो। पर इतना कंजूस के जो काम करना नहीं है उसे बोलते हुए डर लगे। बहुत डरते डरते उसने कहा अच्छा ठीक है 1000। कह रहे अबे क्या 1000 क्या 1 लाख, जब देना ही नहीं कह दो 10 लाख। तो उन्होंने कह दिया 10 लाख। ठीक है 10 लाख दे देंगे। तो अब वो घर गए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करो, अब आप घर जाओ, तो वो मर तो रही है, पत्नी के लिए कुछ गहने ले जाओ, कुछ कपड़े ले जाओ। और गहनों के दाम तो रोज ही बढ़ते हैं, बढ़ जाएंगे बाद में बेच देना। अब वो घर गए तो कुछ गहने खरीद के लेके गया, कुछ कपड़े लेके गया। पत्नी को पहली बार लगा कि ये आदमी ठीक है, मैं तो खामखा इससे लड़ती थी, ये तो ध्यान रखता है, मैं बीमार हुई तो मेरे लिए कपड़े लाया, मेरे लिए गहने भी लाया। तो पत्नी ने भी उसे ठीक से प्यार किया, ठीक से उसकी ध्यान रखा। और हुआ ये कि पत्नी मरी तो नहीं, ठीक हो गई। अब वो डर गया। अब वो फिर वापस गया कि जी वो तो ठीक हो गई। कह रहे ठीक हो गई, देखो भैया ऐसा है, विधान ये था कि कोई देने का वादा करे और ना दे तो दंड स्वरूप पत्नी मर जाती है। तुम तो चाह ही रहे थे वो मर जाए, तो तुम्हारे लिए तो पुरस्कार हो जाता। तो इसलिए तुम ऐसे करो, अब वापस जाओ और गहने खरीदो और उसे प्यार करो, और जब तुम उसे सच में प्यार करने लगोगे तो तुम्हें दंड स्वरूप पत्नी मर जाएगी, और गहने खरीदो। तब तो उसने गहने खरीदे, फिर गया। अब पत्नी ने और ज्यादा प्यार किया, अब उसे सच में प्यार हो गया, और जैसे ही प्यार हुआ पत्नी बीमार। अब उसे डर लगा कि ये मरेगी। और वो फिर वापस गया कि महाराज अब ठीक करो, वो तो सच में बीमार हो गई। कहने भाई अब तरीका एक है, 10 लाख रुपए दान दे दो। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक भी होना पड़ता है, कुछ कुटिल लोगों के साथ होना जरूरी होता है। तो ये आपको स्ट्रेटेजिक चीजें भी इस जेनजी को सीखनी पड़ेगी। और एक आखिरी बात जो मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, कि सोसाइटी को देना शुरू करो वापस। आप भले ही आज इस स्थिति में ना हो कि पैसे के माध्यम से आप सोसाइटी की मदद कर पाओ, लेकिन कभी तो होंगे। लेकिन आज क्या दे सकते हो? आज अच्छे विचार, आज अच्छी बातें जो आपने सीखी वो समाज में फैलाए। अगर किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाए, और जितना जल्दी आप सोसाइटी को देना वापस करें उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर कहते हैं कि हमारे यहाँ दशांश देना चाहिए, जब आपकी सैलरी मान लो 10,000 रुपये है तो 1,000 रुपये आप दे सकते हो, लेकिन 10 लाख हो गई तो 1 लाख देते हुए डर लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके उसे आदत में ले आएँ, वो देना शुरू करो। और एक ये कहते हैं ना कि जो संपूर्ण व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जो दान भी दे रहा है, जो लोगों की मदद भी कर रहा है, इस प्रकार के व्यक्तित्व का आप निर्माण करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आज इतने ठंडे रविवार के दिन भी आप लोग यहाँ आए और इतनी तैयारी के साथ आए। बड़ा आनंद में मुझे लगता है कि ये समय होने वाला है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद।